सिया की आंखें बंद थीं, उसकी सांसें बेइंतहा भारी थीं। ना जाने कितनी बार उसने अपने आप से कहा था, ये अतीत, ये सिर्फ एक भयानक सपना है। पर ये सपना अब उसकी हकीकत बनकर सामने आया था। आर्यन की साजिश अब स्पष्ट हो चुकी थी। वो सिया के पीछे छुपा हुआ शैतान था, जिसने कभी उसकी मासूमियत को तोड़ा, अब उसकी जिंदगी से चैन छीनने की साजिश रच रहा था। विवान अपने दिल में सिया के लिए उठते सवालों और प्यार के बीच उलझा हुआ खुद को बेबस महसूस कर रहा था। उसके लिए अब एक ही रास्ता बचा था, सिया को आर्यन के खतरनाक हाथों से बचाना। पर विवान सिया का सच नहीं जानता था, पर फिर भी उसने आर्यन से सिया को बचाने के लिए उस पर नजर रखने की ठानी। रात के सन्नाटे में आर्यन सिया के घर के सामने खड़ा था। उसका चेहरा शैतानी मुस्कान से भरपूर था। वह जानता था कि घर में बस सिया और उसकी नानी है। इसी का फायदा उठाकर वो अपने आदमियों को भेजने वाला था। तभी उसकी नजर घर की गली में पड़ी, जहां विवान अपनी बाइक से मोबाइल में बात करते हुए सामने से निकल रहा था। आर्यन समझ गया, विवान सिया के घर पर नजर रखे है, इसलिए उसने अपना आज रात का इरादा बदल दिया। इधर सिया नानी के आशीर्वाद के बावजूद खुद को असहाय महसूस कर रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, फिर भी उसने विवान से दूर रहने का फैसला किया था। पर अंदर की आवाज कह रही थी, तुम विवान को छोड़ नहीं सकती। अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर विवान का नाम चमक रहा था। सिया ने कांपते हाथों से कॉल रिसीव किया। सिया, तुम ठीक हो? विवान की आवाज में चिंता थी। सिया ने धीरे से कहा, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा समय चाहिए। विवान ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे जो भी हो। अगले दिन की सुबह सिया ने जिम जाने का मन बनाया, पर जब वो घर से बाहर निकली, आर्यन और उसके दो साथी वहां खड़े मिले। सिया, कभी सोचा है तुम्हारी ये जिंदगी कितनी बेकार है? आर्यन ने घृणास्पद मुस्कान के साथ कहा। सिया ने धीरे से कदम पीछे हटाया, पर तभी झटके से उसने सिया की कलाई पकड़ी और अपनी तरफ खींच लिया। पर तभी विवान वहां पहुंच गया। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। आर्यन, तुम्हें अब सिया से दूर रहना चाहिए। आर्यन हंसा। और तुम क्या सिया के बॉडीगार्ड हो? अपने दम पर मुझे रोक सकोगे? विवान ने कदम बढ़ाया, पर आर्यन के आदमियों ने उसे घेर लिया। सिया की धड़कनें बढ़ गईं। विवान, सिया ने चीखा। विवान ने सिया की ओर देखा, फिर जोर से कहा, सिया भाग जाओ, मैं संभाल लूंगा। विवान और आर्यन के आदमियों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। विवान की ताकत और साहस सामने से आ रहा था, पर आर्यन ने अपनी चालाकी से विवान को फंसाने की कोशिश की। इधर सिया ने पुलिस को फोन कर दिया। आर्यन ने अचानक विवान के पैर पर ठोकर मारी और विवान गिर पड़ा। सिया चौंकी। उसने दौड़ते हुए विवान को उठाया। तुम ठीक हो? उसकी आवाज में चिंता थी। विवान ने उसे देखकर मुस्कान दी। तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा ठीक रहूंगा। तभी पुलिस के सायरन की आवाज सुन आर्यन और उसके आदमी वहां से भाग गए। पर आर्यन अभी भी पीछे से उनको नजरें गड़ाए देख रहा था। उसकी नजरें जैसे कोई साजिश रच रही हों। सिया विवान को थामते हुए घर के अंदर ले गई और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई। सिया विवान की चोट को साफ कर उस पर मेडिसिन लगाने लगी। तभी वहां नानी आ गई और विवान को देखकर मुस्कुराकर वो बोली, सिया, क्या यह फायरमैन है? सिया ने हाँ में सर हिलाया। नानी ने सिया से कहा, बेटा, हर इंसान आर्यन नहीं होता। अपने अतीत को पीछे छोड़ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। ऐसा सुनहरा मौका जिंदगी बार बार नहीं देगी। सिया ने अपने दर्द को थोड़ा पीछे रखने का फैसला किया। वो चाहती थी कि उसका अतीत उसके भविष्य को न खत्म करे। विवान ने अपनी उस दिन की हरकत के लिए माफी मांगी और बोला, मैं बस तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ।
सिया ने धीरे से कहा, विवान, मैं जानती हूँ तुम सच्चे हो, पर मेरे डर अभी बहुत गहरे हैं। विवान ने सिया का हाथ अपने हाथ में लिया। हम साथ चलेंगे सिया, तुम्हारे हर डर से लड़ूंगा। सिया ने अपनी आंख बंद कर ली और उसके सामने फिर वही अतीत के पन्ने खुल गए। उसने बताना शुरू किया, विवान, आज से 5 साल पहले जिम में आर्यन मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और मैंने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया और गुस्से में वहां से निकल गई। लेकिन जब मैं घर आई तो देखा नानी की तबीयत खराब थी। मैं घबरा गई और मैंने एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन तभी मैंने देखा कि घर पर आर्यन आ चुका था। पर उस समय आर्यन की आंखों में कोई हवस नहीं थी। उसने मेरी बहुत मदद की। उसने नानी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। नानी को स्ट्रोक आया था। मैं दिन रात अस्पताल में नानी के पास रहती और साथ में आर्यन भी मेरी बहुत हेल्प कर रहा था। धीरे धीरे नानी ठीक होने लगी, लेकिन दिन रात वहां नानी की सेवा करते करते मैं बहुत थक गई थी। आर्यन ने मुझसे कहा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, तुम रेस्ट करो, मैं नानी को देख लूंगा। मैंने उससे कहा, नहीं, मैं नानी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। पर उसने जोर देते हुए कहा कि नानी को मैं संभाल रहा हूँ, विश्वास करो, और तुम कुछ देर रेस्ट कर लो, बहुत थक गई हो। मैं भी सोच रही थी कि घर जाकर रेस्ट करके फ्रेश होकर वापस आ जाऊंगी। फिर आर्यन ने वहां पर एक नर्स को अच्छे से इंस्ट्रक्शन दिए और बोला, बस हम थोड़ी देर में आ रहे हैं, तब तक आप यहाँ पूरा ध्यान रखना। यह बोल मैं और आर्यन हॉस्पिटल से बाहर निकल गए। आर्यन ने मुझे कार में बैठाया और मेरी चेयर को थोड़ा बैक किया और अच्छे से उसने मुझे बैठाकर फिर सीट बेल्ट लगा दी। आर्यन का यह केयरिंग नेचर मुझे अंदर तक छू गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वह आर्यन जो मैंने जिम में देखा था या यह कौन सा सही है। पर फिर मुझे आर्यन की बात याद आई कि कभी कभी उसे कुछ एबनॉर्मल हो जाता है। जब यह सब सोचते हुए मैं आर्यन को देख रही थी, तभी उसने एक प्यारी सी मुस्कान मुझे दी और मैं भी मुस्कुरा दी और अपनी नजरें सामने कर ली। आर्यन ने मुझसे कहा, अभी घर पहुंचने में आधे घंटे हैं, तुम आराम से अपनी आंखें बंद कर लो। मैं बहुत थकी थी, इसलिए आंख बंद करके सीट पर टिक गई और कब मुझे नींद आ गई मुझे पता भी नहीं चला। गाड़ी रुकने के झटके से मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि कार घर पर नहीं, किसी बड़ी सी बिल्डिंग के पास खड़ी है। मैंने हैरानी से आर्यन की तरफ देखा और पूछा, हम कहाँ आ गए आर्यन? आर्यन के चेहरे पर फिर वही शैतानी मुस्कान थी। उसने अपना मोबाइल निकालकर किसी को फोन किया और बोले, नीचे आ जा। तभी मैंने देखा कि सामने से 3 लड़के आ रहे हैं। मुझे खतरे का आभास जैसे ही हुआ, मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और 112 नंबर डायल किया। लेकिन जब तक मेरी कॉल उठ पाती या मैं कुछ बोल पाती, तब तक उन लड़कों ने दरवाजा खोलकर मुझे खींचते हुए बाहर निकाल दिया और मेरा फोन वही जमीन पर गिर गया। वह लड़के मुझे उठाकर ले गए। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, मदद के लिए चिल्लाती रही, पर वहां मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था। वहां पर सिर्फ एक वॉचमैन बैठा था जो अधेड़ उम्र का था। वह बस मुझे देख रहा था, पर शायद वह मेरी मदद नहीं कर सकता था। उसे भी उन लड़कों से डर लग रहा था। आर्यन और वो 3 लड़के मुझे बिल्डिंग की फ्लैट में ले आए और वहां लाकर मुझे एक चेयर से बांध दिया और सामने सोफे पर आर्यन बैठ गया और वह मुझे देखकर जोर जोर से हंसने लगा। मैंने रोते हुए आर्यन से कहा, आर्यन, यह क्या कर रहे हो? मेरी नानी वहां बिस्तर पर पड़ी है और तुम यह सब। आर्यन बोला, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है, जाने मन। मैंने तुम्हें कई मौके दिए, खुद ब खुद मेरे पास आ जाओ, पर तुम्हारी अकड़ ने ना मुझे पास आने दिया,
न तुम खुद ही मेरे पास आई, पर अब तो तुम्हें मेरा होना ही होगा। यदि तुम अपनी मर्जी से मेरी होती तो सिर्फ मेरी रहती, पर तुमने जो मुझे थप्पड़ मारा था ना, इसका बदला तो मुझे लेना ही पड़ेगा। आज पहले मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा और फिर तुम मेरे साथ साथ इन तीनों दोस्तों की भी। और वह जोर जोर से हंसने लगा। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं गिड़गिड़ा रही थी, उससे बोल रही थी, आर्यन प्लीज ऐसा मत करो। तुम विश्वास मानो, मैं हॉस्पिटल में ही यह फैसला ले लिया था कि मैं तुमसे शादी करके हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। प्लीज आर्यन, मेरे साथ ऐसा मत करो। आर्यन हंसा और बोला, शादी? यह कहाँ तुम बड़े बड़े ख्वाब देखने लगी? शादी और तुम्हारी जैसी लड़की से? मेरा एक स्टेटस है, नाम है। मैं तुम्हारी जैसी लड़की से शादी करूंगा? यह तुमने सोच भी कैसे लिया? तुम बस मेरी मन बहलाने की चीज हो, और जो आज मैं करके रहूंगा। इतना बोल वह धीरे से उठा और आकर वह धीरे धीरे मेरे चेहरे को, मेरे होठों को और फिर धीरे से मेरी गर्दन पर हाथ फेरने लगा। मैं उसे झटकती रही, रोती रही, पर उसे मुझ पर बिल्कुल भी दया नहीं आ रही थी। उसने मेरे होठों को अपने अंगूठी से रगड़ा और फिर अपने होंठ मेरे होंठ पर रख दिए और बेरहमी से मुझे किस करने लगा। मैं सिसकती रही, पर उसने मुझे नहीं छोड़ा। जब मेरी सांसें भारी हो गईं और लगा अब बस मैं सांस नहीं ले पाऊंगी, तब उसने मेरे होठों को छोड़कर गले में किस करने लगा, काटने लगा। और इधर वो बाकी तीन लड़के भी मुझे जहां चाहे छू रहे थे, दबा रहे थे। बस ऐसा लग रहा था अब बस मुझे मौत आ जाए। पर शायद भगवान को मुझ पर दया आ गई, और इससे पहले कि वो कुछ और करते, वहां पुलिस आ गई। पुलिस ने झटके से दरवाजा तोड़ दिया। पुलिस को देखकर मेरी जान में जान आई। पुलिस ने उन चारों को पकड़ लिया और मुझे छुड़ाकर पुलिस स्टेशन ले गए। सारी कार्रवाई हुई। बाद में मैंने इंस्पेक्टर से पूछा कि आप वहां कैसे पहुंच पाए। तब उन्होंने बताया कि आपने कॉल किया था, पर उधर से आवाज नहीं आ रही थी, पर हमें आपके चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और हमने नंबर ट्रैक किया और हम वहां पहुंच गए। वहां मौजूद गार्ड ने हमें उस फ्लैट का नंबर बताया और हम आपके पास पहुंच पाए। मैंने इंस्पेक्टर और भगवान दोनों का धन्यवाद किया, पर मेरे जीवन की वह रात एक गहरी काली रात बन गई, जिसकी वजह से मैं आज भी इस डर के साए में जी रही हूँ। इतना बोलते बोलते सिया थर थर कांपने लगी और उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। विवान ने आगे बढ़कर सिया को थामा और उसे अपनी बाहों में भर लिया, जिससे सिया को एक सुकून महसूस हुआ और वह शांत हो गई। विवान ने धीरे से उसके माथे को चूमते हुए कहा, सिया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुमने अपनी मासूमियत से उस पर विश्वास किया, और अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ। तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। पर एक सच और था जो सिया को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वह सच अगर विवान के सामने आ गया तो कहीं विवान उसका साथ ना छोड़ दे। उसने सोचा समय आने पर वह सच भी मैं विवान के सामने रख दूंगी। फिर फैसला चाहे जो भी हो, मैं उसे स्वीकार करूंगी। यह सोच उसने विवान की बाहों में आंखें बंद कर ली, और नानी यह सब देख बस मुस्कुरा उठी। आज उन्हें अपनी सिया के लिए एक सही जीवन साथी मिल गया था। उनकी आंखें खुशी से भर गई थीं। विवान ने सिया को अपने से अलग किया और शरारती शब्दों में बोला, अब जिम का टाइम तो निकल गया, तो चलो कहीं घूम कर आते हैं, कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं साथ में। सिया कुछ बोलती, उसके पहले ही नानी बीच में बोल पड़ी, हाँ हाँ, जरूर जाना चाहिए दोनों को, आज तो सेलिब्रेशन बनता ही है। घूम फिर कर आराम से लंच करके आना। सिया और विवान दोनों हंस दिए। आज की सुबह के साथ सिया के जीवन में एक नई रोशनी ने दस्तक दी थी। सिया बहुत खुश थी विवान के साथ।
उसका प्यार, उसकी केयर सिया को बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन साथ ही साथ कहीं न कहीं एक डर था कि कहीं मेरे अतीत का वह पन्ना सामने आया तो विवान मुझसे दूर न हो जाए। पर फिर भी वह अभी का यह लम्हा पूरी तरह विवान के साथ जीना चाहती थी। उसने और विवान ने मिलकर आज बहुत मस्ती की। बहुत दिनों के बाद सिया आज इतनी खुश थी और उसे खुश देख विवान भी बहुत खुश था। वह दोनों पार्क गए, फिर कॉफी शॉप गए, फिर लंच करने एक होटल गए। लंच करके दोनों होटल के टेरेस में चले गए, जहां से पूरी दिल्ली नजर आ रही थी। शिया खुशी से इधर उधर देख रही थी। शाम हो चली थी और शाम की यह ठंडी हवा आज कुछ और ही धुन गुनगुना रही थी। सिया विवान को कुछ दिखाने के लिए उसकी तरफ मुड़ी, पर विवान तो सिया की गहरी काली आंखों में खोया हुआ था और उसे इस तरह खोया देख सिया भी विवान की आंखों में खो गई। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे आज जी भर कर एक दूसरे को समझ लेना चाहते हो, एक दूसरे में उतर जाना चाहते हो। धीरे धीरे विवान सिया के करीब आया और उसके कपकपाते गुलाबी होठों पर अपने होठ रख दिए। आज सिया डरी नहीं, घबराई नहीं, वह भी विवान का साथ दे रही थी। दोनों इसी तरह बहुत देर तक एक दूसरे की आगोश में खोए रहे। जब विवान ने महसूस किया कि सिया सांस नहीं ले पा रही, तब वह अपने होश में आया। सिया ने लंबी लंबी सांसें ली और शर्मा कर अपनी आंखें नीचे कर ली। विवान भी मुस्कुरा दिया। सिया बोली, आप घर चले, नानी अकेली है। विवान बस मुस्कुरा दिया और दोनों नीचे आ गए। इधर आर्यन शांत रहने वालों में से नहीं था। आर्यन की साजिशें अभी खत्म नहीं हुई थी। उसे तो सिया को पाने के साथ साथ उससे बदला लेने का जुनून भी सवार था, क्योंकि उसकी वजह से ही आर्यन 5 साल जेल में था। आर्यन अब एक नए प्लान पर काम कर रहा था। उसने सिया के करीबी लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। उसके दोस्तों पर दबाव बनाने लगा ताकि वो सिया को छोड़ दे। सिया की नानी को एक धमकी भरा फोन आया, तुम अपनी पोती को समझाओ कि यदि विवान को जिंदा देखना चाहती है तो उसके साथ रिश्ता खत्म कर दे, तो उसकी जान बच जाएगी। जब सिया घर आई, उसने फोन में वो सारी बातें सुनी। सिया की आंखें भर आईं। नानी ने उसे गले से लगा लिया। बेटा, हमें मजबूती से खड़ा होना होगा। विवान ने तय किया कि आर्यन की हर चाल को बेनकाब करेगा। उसने अपने दोस्तों और कानून की मदद से आर्यन की असली साजिश का पर्दाफाश करने का फैसला किया। विवान ने आंखें बंद की और मन ही मन बोला, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा सिया, चाहे कितनी भी अंधेरी रातें क्यों ना आए, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अगला भाग लाने वाला है कहानी का नया मोड़, जब सिया और विवान आर्यन की खतरनाक साजिश को उजागर करने की कोशिश करेंगे। क्या वे आर्यन के जाल से बाहर निकल पाएंगे या उनका प्यार फिर से दर्द के साए में खो जाएगा? जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।